कभी कभी दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सुनने में मतलब किसी मजाक जैसी लगती हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, 21वीं सदी में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान एक पूरे के पूरे देश को खरीदने का प्रस्ताव रखे। और ये कोई कही सुनी बात नहीं थी, ये कोई बंद कमरे की बातचीत भी नहीं थी। नहीं, ये बात दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े मंच पर कही गई, जहां दुनिया भर के नेता और बिजनेस टाइकून इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी अजीब और दिलचस्प घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। इसके लिए हमने एक बेहतरीन लेख का सहारा लिया है जिसका शीर्षक है नव औपनिवेशिक छाया। आज की हमारी पड़ताल का मिशन 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढना है। पहला, अचानक से दुनिया के इस बर्फीले कोने ग्रीनलैंड में सबकी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई? सही। दूसरा, इस पूरी कहानी में चीन का क्या एंगल है? और तीसरा, ये पूरा मामला दुनिया में ताकतों के बदलते बैलेंस के बारे में हमें क्या सिखाता है? तो चलिए इस बर्फीली कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत दावोस से ही करते हैं। जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रस्ताव रखा तो इसने सिर्फ उनके सहयोगियों को ही हैरान नहीं किया। हाँ, इसने उन पुरानी चिंताओं को फिर से जगा दिया जिन्हें दुनिया शायद पीछे छोड़ चुकी थी। उपनिवेशवाद की चिंताएं। हाँ, और उस समय का जो संदर्भ है ना, वो इस कहानी को और भी नाटकीय बना देता है। अच्छा, कैसे? ये प्रस्ताव ठीक उसी समय आया जब इन्विट सर्कमपोलर काउंसिल की सारा ओल्सवीक, जो ग्रीनलैंड के मूल निवासियों की आवाज है, बिल्कुल, उन्होंने डेनमार्क के 300 साल पुराने शासन पर एक बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, बेहतर उपनिवेशक जैसी कोई चीज नहीं होती। वाह, मतलब एक तरफ एक ताकतवर देश आपको खरीदने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें कोई भी मालिक नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बेहतर क्यों ना हो। इस एक लाइन ने 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया था। कौन सी 2 दुनियाएं? एक तरफ ट्रंप की दुनिया थी जो हर चीज को एक रियल एस्टेट डील की तरह देखती है। जमीन का टुकड़ा है, कीमत लगाओ, खरीद लो। सही। और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के लोगों की दुनिया थी जिनके लिए ये जमीन उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति और उनकी आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। तो इसे किसी वस्तु की तरह खरीदने का विचार ही उनके लिए एक अपमान जैसा था, उनके सदियों के संघर्ष का अपमान। और यहीं पर शायद उस लेख का शीर्षक नव औपनिवेशिक छाया एकदम फिट बैठता है। तो नव औपनिवेशिक का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब आप सेना भेजकर कब्जा नहीं करते, बल्कि पैसे और ताकत के दम पर किसी देश के संसाधनों पर कंट्रोल कर लेते हैं। तरीका नया पर सोच वही पुरानी। एकदम सही पकड़ा। सोच वही है कि एक अमीर और शक्तिशाली देश किसी छोटे या कमजोर क्षेत्र के भविष्य का फैसला अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है। यही इस पूरे मामले का केंद्रीय बिंदु है। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ग्रीनलैंड ही क्यों? अमेरिका को अचानक इस बर्फीले रेगिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है। क्या विडंबना ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसे ट्रंप प्रशासन अक्सर एक धोखा बताता रहा, वही आर्कटिक की बर्फ को तेजी से पिघला रही है। अच्छा। और इसी वजह से ग्रीनलैंड, जो अब तक दुनिया के नक्शे पर एक अलग थलग कोना था, अब वो भू राजनीति के केंद्र में आ गया है। मतलब जिस ग्लोबल वार्मिंग को आप नहीं मानते, उसी के वजह से खुल रहे नए मौकों का आप फायदा उठाना चाहते हैं। तो हो क्या रहा है? बर्फ पिघलने से नॉर्दर्न सी रूट नाम का एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है। और ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। ये पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच शिपिंग के समय को हफ्तों कम कर सकता है। हफ्तों तक? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये रास्ता चीन और पश्चिमी देशों के बाजारों को बहुत करीब ला सकता है। और ये एक ऐसा नतीजा है जिसे रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड वॉर तक छेड़ रखी थी। हाँ, और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्वेज कैनाल वाले रास्ते से लगभग 40% छोटा है। अगर ये पूरे साल खुला रहे तो ये तो ग्लोबल शिपिंग का नक्शा ही बदल सकता है। बिल्कुल, लेकिन कहानी सिर्फ शिपिंग रूट की नहीं है। बर्फ के नीचे एक और बहुत बड़ा खजाना छिपा है। खनिजों का खजाना? हाँ, खास तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का। और यहां से इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू शुरू होता है। रेयर अर्थ्स, ये वो जादुई तत्व हैं जिनके बिना आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। मतलब फोन की वाइब्रेशन से लेकर इलेक्ट्रिक कार की मोटर और लड़ाकू विमानों के मिसाइल सिस्टम तक, हर हाईटेक चीज की जान इन्हीं में बसती है। सही कहा। और मजे की बात यह है कि इनका नाम रेयर है, पर ये उतने रेयर है नहीं। अच्छा। मुश्किल इन्हें निकालना और साफ करना है, और यहीं पर चीन की बादशाहत है। आज दुनिया की
लगभग 80 से 90% रेयर अर्थ्स की सप्लाई या तो चीन से होती है या चीन की कंपनियों के कंट्रोल में है। और अमेरिका इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा मानता होगा। बिल्कुल। सोचिए, अगर कल को चीन ये सप्लाई रोक दे तो अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है। तो ग्रीनलैंड को खरीदना एक तरह से चीन का जो ये दबदबा है सप्लाई चेन पर, उसे तोड़ने का शॉर्टकट था। ये एक बहुत सीधा और कह सकते हैं स्थायी तरीका होता। ये सिर्फ ट्रेड को बैलेंस करने की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे सप्लाई चेन पर कंट्रोल करने की कोशिश थी। लेकिन इसमें भी एक पेच होगा। हाँ, पेच ये है कि ये सारे खनिज निकालना मतलब वहाँ की नाजुक इकोलॉजी को तबाह करना। और ग्रीनलैंड के लोग सिर्फ अमेरिकी शासन ही नहीं, बल्कि इस तरह के अंधाधुंध खनन के भी सख्त खिलाफ हैं। उनके लिए ये अपनी जमीन को बचाने का भी सवाल है। ठीक है, तो अमेरिका को रूट चाहिए, खनिज चाहिए, चीन भी लाइन में है। पर एक मिनट, इस पूरी डील में हम उस पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहे जिसकी ये जमीन है। ग्रीनलैंड के लोगों की? हाँ, उनका क्या वे चाहते हैं कि अमेरिका आकर उन पर शासन करे? ये इस कहानी का दिल है और जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक हाल के सर्वे दिखाते हैं कि ग्रीनलैंड की भारी बहुमत वाली आबादी किसी भी तरह के अमेरिकी शासन का कड़ा विरोध करती है। उनके लिए ये एक औपनिवेशिक ताकत यानी डेनमार्क से निकलकर दूसरी औपनिवेशिक ताकत के अधीन आने जैसा होगा। हाँ, मतलब आजादी नहीं, सिर्फ मालिक का बदलना। तो ये कोई ऐसी डील नहीं थी जिसे सिर्फ पैसा फेंक कर किया जा सकता था। मतलब ये लोग ही नहीं चाहते। बिल्कुल, उनकी लड़ाई अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य पर अपने अधिकार को लेकर है, न कि ये चुनने को लेकर कि उन पर कौन शासन करेगा। वे तो डेनमार्क से पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में पीछे जाकर अमेरिका का हिस्सा बनना उनके लिए अकल्पनीय है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ अमेरिका और ग्रीनलैंड की कहानी नहीं है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इस खेल में चीन एक बहुत बड़ा और सक्रिय खिलाड़ी है। हाँ, भले ही वो पर्दे के पीछे से खेल रहा हो, और असल में चीन की गतिविधियां ही हैं जिन्होंने वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी थी। क्या कर रहा है चीन वहाँ? चीन ने नॉर्दर्न सी रूट से परीक्षण के तौर पे अपने जहाज भेजे हैं, ये देखने के लिए कि ये रास्ता कितना फायदेमंद है। इसके अलावा चीनी कंपनियों ने ग्रीनलैंड के खनिजों में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। और अमेरिका के लिए ये उसके अपने बैकयार्ड में चीन का बढ़ता दखल है, एक रणनीतिक अतिक्रमण। तो ट्रंप का खरीदने का प्रस्ताव इसी चिंता की एक सीधी प्रतिक्रिया थी, एक तरह का नाटकीय दाव। वो उस प्रतिक्रिया का सबसे शोर मचाने वाला हिस्सा था। लेकिन इसके अलावा भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। अच्छा। स्रोत बताता है कि खरीदने के प्रस्ताव के अलावा अमेरिका ने यूरोपीय संघ, जिसमें डेनमार्क भी शामिल है, के साथ मिलकर एक ढांचे पर भी काम किया। और इस ढांचे का मकसद क्या था? मकसद था अमेरिकी सुरक्षा और संसाधनों से जुड़े हितों को साधना। लेख में कुछ और ठोस प्रस्तावों का भी जिक्र है, जैसे कि अमेरिकी सैन्य बेस के अधिकारों को बढ़ाना और जमीन के नीचे के संसाधनों तक पहुंच हासिल करना। हाँ, और यही प्रस्ताव इस कदम के पीछे की असली मंशा पर रोशनी डालते हैं। जब आप सैन्य बेस के साथ साथ जमीन के नीचे छिपे खजाने तक पहुंच की बात करते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि ये कदम सुरक्षा से ज्यादा संसाधनों पर कब्जा करने से प्रेरित है। बिल्कुल, ये फिर से उसी नव औपनिवेशिक वाली बात को मजबूत करता है। और ये सब दावोस में हो रहा था, वही दावोस जो खुद को वैश्विक सहयोग का सबसे बड़ा मंच बताता है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। दावोस का मंच उभरते हुए संसाधन राष्ट्रवाद का अखाड़ा बन गया, जहां देश सहयोग की बजाय एक दूसरे को पछाड़कर प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की बात कर रहे थे। ये दिखाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था अब कितनी बदल रही है। तो इस पूरी खिचड़ी का मतलब क्या निकाले? एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने का चौंकाने वाला प्रस्ताव है, वजह है आर्कटिक का पिघलना और वहां छिपे खनिज। सही बना की ओर इशारा करता है। अमेरिका की विदेश नीति का एक मुख्य लक्ष्य उभरते हुए चीन को रोकना है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा करने के लिए वो जो तरीके अपना रहा है, जैसे अपने पुराने सहयोगियों को चौंकाना, एक तरफा प्रस्ताव रखना, उससे वो अपने दोस्तों को ही खुद से दूर कर रहा है। वो उस नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रहा है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसे खुद इतनी शक्ति और प्रभाव दिया था। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि चीन को रोकने के जुनून में अमेरिका खुद ही उस सीढ़ी को लात मार रहा है जिस पर चढ़कर वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना था। ये एक ऐसा सेल्फ गोल है जिसके नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? क्या? अपने इन कामों से अमेरिका अनजाने में अपने सहयोगियों को
बीजिंग की ओर धकेल सकता है। कैसे? जब यूरोपीय देशों को लगता है कि वे अमेरिका के नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर सकते, कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो वे अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए दूसरे विकल्प तलाशना शुरू कर देते हैं। और चीन उस खाली जगह को भरने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। हमेशा। ये वाकई सोचने वाली बात है और हम आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करेंगे। ये सिर्फ ग्रीनलैंड की कहानी नहीं है, ये आने वाले भविष्य की एक झलक हो सकती है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक और खुलता जाएगा, क्या हमें संसाधनों और क्षेत्र पर कब्जे के लिए इसी तरह की एक नई नव औपनिवेशिक होड़ देखने को मिलेगी, या फिर दुनिया के देश इस नए मोर्चे के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का कोई नया और बेहतर मॉडल बना पाएंगे? इसका जवाब शायद हमें आने वाले दशकों में ही मिलेगा।